हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता बिश्नोई आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं होम साइंस स्कूल लेक्चरर भर्ती के सिलेबस के बारे में कि जो होम साइंस का सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल है और किस तरह से हमें उसकी तैयारी करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। यहाँ पर हमने जो प्रीवियस क्लास करी थी उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो हमारा स्कूल लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। यहाँ पर हम जो इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम पेपर सेकंड को डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर सेकंड जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो जिसमें भी आपने पीजी कर रखा होता है वो सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम होम साइंस का जो पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर होम साइंस का क्या सिलेबस है और किस तरह से हम उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो पेपर सेकंड है उसके अंदर हमने बात करी थी प्रीवियस क्लास के अंदर कि हमने पेपर सेकंड को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पर ये जो 3 पार्ट है तीनों ही जो है वो होम साइंस के हैं, यानी कि इसके अंदर हम पूरी कंप्लीट होम साइंस पढ़ने वाले हैं। और लास्ट का जो पार्ट है यहाँ पर जो है वो आता है आपके आईसीटी और पेडागोजी। यहाँ पर हम जो बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक होम साइंस के यहाँ पर आपके देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर जो पार्ट फर्स्ट है ये आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल है। यहाँ पर आपको जो बुक्स पढ़नी है वो आरबीएसई और सीबीएसई की जो बुक्स है, एनसीईआरटी वाली बुक्स प्लस आरबीएसई की जो ओल्ड बुक्स है वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। उससे आपका ये जो फर्स्ट जो सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा प्रोफेसर ममता बिश्नोई यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको क्लासेज प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट जो है इसके अंदर आपको पढ़ना है होम साइंस एजुकेशन के बारे में। होम साइंस एजुकेशन, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके क्या स्कोप है और इसके ऑब्जेक्टिव और हिस्ट्री। यहाँ से जनरली जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से देखने को मिलता है। हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। इसके बाद में आता है आपके चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ होम साइंस, यानी कि होम साइंस की जब शुरुआत हुई थी तब से लेकर के आज तक होम साइंस के अंदर कौन कौन से चेंजिंग आए हैं, कौन कौन से जो चेंज हमें देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चेंजिंग कॉन्सेप्ट के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? उद्यमशीलता। तो यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है ये नया जोड़ा गया है सिलेबस में। ये वाला टॉपिक पहले नहीं था सिलेबस के अंदर, अब इसको नया जोड़ा गया है और ये टॉपिक आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी डेफिनेशन क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि आज के टाइम की डिमांड को देखते हुए जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो धीरे धीरे जो है उसमें कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पर जॉब जो है वो लिमिटेड है। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो ज़रूरी है ताकि हमारे भारत देश का युवा अपनी खुद की जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर सके और साथ ही साथ बाकी और लोगों को भी रोज़गार दे सके। इसके अलावा क्वालिटीज ऑफ गुड एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं और एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और क्वेश्चन जो है वो आपके क्वालिटीज ऑफ गुड एंटरप्रेन्योर से और एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, क्योंकि जो यूजीसी नेट का पेपर होता है उसके अंदर ये टॉपिक पहले से शामिल है और वहाँ पर जो है वो क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिट सेकंड है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं फूड के बारे में। फूड क्या है, फूड के फंक्शंस क्या है और फूड का क्लासिफिकेशन क्या है। जो फूड है उसको हमने कितने तरह से क्लासीफाई किया है। देन हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स। अगर हम फूड की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स को पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फूड के अंदर
क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? न्यूट्रिएंट मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि वृहत मात्रिक पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को अधिक मात्रा में होती है। माइक्रो यानी कि सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता हमें मैक्रो की बजाय कम होती है, लेकिन इंपॉर्टेंस उतनी ही होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में, यानी कि संतुलित आहार क्या होता है, हमारे लिए क्यों जरूरी है, किस तरह से हम एक संतुलित आहार को प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा मेथड्स ऑफ कुकिंग, भोजन पकाने की विधियां कौन कौन सी है, कितने तरह की भोजन पकाने की विधियां होती है, उन कौन सी विधि के क्या लाभ है और कौन सी विधि की क्या हानियां हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट यूनिट 3 आती है आपके होम मैनेजमेंट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट। होम मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है और इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, उनके बारे में हम जानेंगे, यानी कि इसको हम कह सकते हैं गृह प्रबंधन। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग फैक्टर्स, वैल्यू, गोल्स एंड स्टैंडर्ड। जब हम फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम मोटिवेटिंग फैक्टर्स को भी पढ़ते हैं, और ये है हमारे वैल्यू, गोल्स एंड स्टैंडर्ड, यानी कि हमारे मूल्य क्या है, हमारे लक्ष्य क्या है, लक्ष्य कितने तरह के होते हैं, किस तरह से हम जो लक्ष्य है उनको प्राप्त कर सकते हैं, और हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस तरह का है और किस तरह से हम हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को अप कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास जो भी साधन है या जो भी स्रोत है, कौन कौन से स्रोत हमारे पास अवेलेबल है, उनका क्लासिफिकेशन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो रिसोर्सेज है उनको हमने कितने भागों में बांटा है और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उनकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनकम के बारे में। इनकम यानी कि हमारी आय। आय यानी कि जो फैमिली मेंबर होते हैं, एक फैमिली में मान लो 4 जने हैं, उनमें से एक कमाने वाला है, तो उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति की एक मंथ की, एक वीक की या 15 डेज की जो भी जिस भी तरीके से उसको जो वेजेस, मजदूरी या जो भी सैलरी जो भी मिलता है, तो वो उसकी क्या है, आय होती है। मान लो किसी फैमिली में एक से ज़्यादा जने कमाने वाले हैं, तो उन दोनों की कंबाइन करके वो क्या हो जाएगी, फैमिली की इनकम हो जाएगी। तो फैमिली इनकम होती क्या है और कितने तरह की होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। देन हम पढ़ेंगे बजट के बारे में, बजट कितने तरह का होता है और बजट को प्लान करने के स्टेप्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो स्टेप्स ऑफ बजट प्लानिंग का जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जब हम इनकम की बात कर रहे हैं, बजट की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम जो इनकम है हमारी, उसमें से कुछ हिस्सा बचा कर रखते हैं और उसको हम इन्वेस्ट भी करते हैं, ताकि हमारे इनकम के सोर्सेज जो है वो और ज़्यादा हम इंक्रीज कर सकें। तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं सेफली, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर हम पढ़ेंगे फाइबर। फाइबर क्या होता है, जिसको हम कहते हैं रेशा। तो फाइबर होता क्या है, कितने तरह का होता है, फाइबर का क्लासिफिकेशन, नेचुरल फाइबर, मैन मेड फाइबर और केमिकल फाइबर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फाइबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी कि जो फाइबर होता है, रेशा होता है, उसके गुण क्या होते हैं, और आइडेंटिफिकेशन, और किस तरह से हम रेशों की पहचान कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन के मेथड है उनके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। देन आता है आपके यार्न कंस्ट्रक्शन। जब हम फाइबर को पढ़ लेते हैं कि फाइबर का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, फाइबर क्या होता है ये देख लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उससे क्या बनाएंगे, धागा बनाएंगे, और यार्न को हम क्या कहते हैं, धागा। तो हम क्या करेंगे, यार्न कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे कि धागा हम किस तरह से बना सकते हैं, उसकी क्या विधियां हैं, उसके बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं। जो धागे हैं वो कितने तरह के होते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन आता है स्टेन। स्टेन यानी कि दाग। कई बार हमारे कपड़ों पर दाग लग जाता है, चाय का, कॉफ़ी का या फिर घास का, किसी भी चीज़ का जब इंक का दाग लग जाता है, तो वो दाग जो है उसका क्लासिफिकेशन, यानी कि दाग को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है वो हम देखेंगे, और उस दाग को रिमूव करने के मेथड कौन कौन से हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। साबुन और जो डिटर्जेंट है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है फिनिशेज। फिनिशेज कितने तरह की होती है और फिनिशेज के फंक्शंस क्या हैं। फिनिशेज यानी कि हम जो जब कपड़ा बनाया जाता है लूम के ऊपर,
लूम हम आगे भी इसमें आपके सिलेबस में दे रखा है कि लूम होता क्या है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जब हम जो कपड़ा होता है, धागे से हम क्या बनाते हैं, कपड़ा, और कपड़े को हम बनाने के लिए हमें एक फ्रेम की ज़रूरत होती है और उस फ्रेम को ही हम क्या कहते हैं, लूम कहते हैं। तो जब लूम से कपड़ा उतारा जाता है उसको हम रॉ क्लॉथ कहते हैं, यानी कि वो कच्चा जो फैब्रिक होता है उसको डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते हैं। हम ना तो उसके वस्त्र बनवा सकते हैं, ना हम और भी अन्य घरेलू कार्यों में उसको उपयोग ले सकते हैं। जब लूम से जो कपड़ा उतारा जाता है उसके बाद में उस पर कुछ फिनिशिंग की जाती है, उस पर कुछ और ज़्यादा उसको बेहतर बनाने के लिए उसके ट्रीटमेंट्स अलग अलग किए जाते हैं। वो कौन कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, और इन ट्रीटमेंट्स को हम क्या कहते हैं, फिनिशिंग कहते हैं या फिनिशेज कहते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड केयर ऑफ गारमेंट्स। जो कपड़े हैं उनको हम किस तरह से स्टोर करेंगे, किस तरह से कपड़ों की केयर करेंगे। जैसे मान लो कि सर्दियों का टाइम होता है तो हम गर्मियों के जो पहनने वाले कपड़े होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, स्टोर कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए, और इसी तरह से जब गर्मी वापस आती है तो हम जो सर्दियों में पहनने वाले कपड़े हैं उनको वापस स्टोर कर लेते हैं। तो जब हम स्टोर करते हैं तो उस टाइम हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि हमारे जो कपड़े हैं उनमें जो मोथ या फिर फफूंद वगैरह नहीं लग जाएं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डाइंग एंड प्रिंटिंग। डाइंग एंड प्रिंटिंग क्या है, इसके क्लासिफिकेशन क्या है और इसके मेथड्स क्या है, इनके बारे में हम देखेंगे। यानी कि वस्त्र बनाने के बाद में उसकी रंगाई और उसकी छपाई कितने तरह की होती है, कौन कौन सी विधियां हैं इसकी, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिट 5 है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। मनुष्य जब एक अपनी मदर के पेट में जब एक शिशु होता है तब से लेकर के जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ह्यूमन का डेवलपमेंट जो है, विकास जो है वो चलता रहता है, कंटिन्यू। जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम के बाद में रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा ताउम्र चलता है। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्या अर्थ है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है उसको भी हम यहाँ पर जानेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है, उन सिद्धांतों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। हमारा जो विकास होता है उसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट करेगा, हमारी जो हेरिडिटी है वो इफेक्ट करेगी, हमारी जो एज है, हमारी जो लर्निंग एबिलिटी है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी पीरियड क्या होता है, प्रेगनेंसी के कौन कौन से साइन और सिम्टम्स है, कौन कौन से लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। प्रेगनेंसी की स्टेजेज क्या होती है, यानी कि जो पूरा प्रेगनेंसी का पीरियड होता है 9 मंथ का, उसको भी हमने डिफरेंट स्टेजेज में डिवाइड कर दिया है, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और यहाँ से स्टेजेज ऑफ प्रेगनेंसी से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्री नेटल डेवलपमेंट। जो प्री नेटल डेवलपमेंट है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है आपके केयर ऑफ प्रेग्नेंट लेडी एंड नियोनेट रिफ्लेक्स एक्शन। जो प्रेग्नेंट लेडी है और जो नियोनेट, जो नवजात शिशु है, उनकी केयर हमें कैसे करनी चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे, और नियोनेट रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जो छोटा बच्चा होता है, आप उसके हथेली पर इस तरह से अंगुली लगाओगे तो वो बच्चा अपने मुट्ठी को ऐसे बंद कर लेगा। इसी तरह से जब उसके पंजे पर आप अंगुली फिराओगे, जब जो अपने पैर का तलवा होता है तो अपने पंजों को इस तरह से फैला लेगा। ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। तो कौन सा जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसमें बच्चा अपने ऐसे पंजे को फैलाता है, कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसमें बच्चा जो है ऐसे मुट्ठी बंद कर लेता है, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड। अब बात आती है कि बच्चे का जन्म हो जाता है और जो जन्मजात शिशु होता है, नवजात जो शिशु होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस पीरियड को हम 0 से 2 साल का जो पीरियड होता है, यानी कि बच्चे का जन्म से लेकर के 2 साल तक का जो बच्चा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्फेंसी एज कहेंगे। उसके बाद वाली जो एज होती है उसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहेंगे, देन लेट चाइल्डहुड और देन एडोलसेंट।
तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इन्फेंसी टू चाइल्डहुड, यानी कि इन्फेंट और जो चाइल्डहुड की जो स्टेजेस है वहाँ पर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरह से होता है, कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, टीकाकरण। जब जो छोटा बच्चा होता है उसके जन्म लेते ही बच्चे के जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसके जो इंजेक्शन है वो लगाए जाते हैं, ताकि जो नवजात शिशु है उसमें उसकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो कौन कौन से टीके यहाँ पर लगाए जाते हैं, कौन से टाइम पीरियड पर लगाए जाते हैं और कितनी जो मात्रा है उसमें लगाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कॉमन डिजीजेज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कौन कौन सी कॉमन डिजीजेज हमें देखने को मिलती है, उनके बारे में हम देखेंगे। कौन कौन सी डिजीजेज होती है, उनके लक्षण क्या है, किस तरह से उनका उपचार किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट सेकंड, ग्रेजुएशन लेवल। अब तक का जो पोर्शन था वो पूरे का पूरा पोर्शन क्या था, हमारा सीनियर सेकेंडरी लेवल का था, यानी कि जो 11th और 12th के अंदर आपका जो सिलेबस लगता है अब वर्तमान में और इससे पहले वाला जो सिलेबस था, उन दोनों को मिला करके ये वाला जो सिलेबस है आपका हमें देखने को मिलता है। मैक्सिमम पोर्शन जो है वो पुरानी बुक्स वाला है, न्यू बुक्स वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी कम है। यहाँ पर जो पुरानी बुक्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो आपको जो YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, तो आपको यहाँ से जो है वो नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात आती है ग्रेजुएशन लेवल की। यहाँ पर यूनिट जो फर्स्ट है इसके अंदर हम पढ़ेंगे फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, तीनों की क्या विशेषताएं होती है और इनके अपने अपने क्या क्या एडवांटेज होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और तीनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है प्रोग्राम प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। ये वाला जो पोर्शन है ये एक्सटेंशन एजुकेशन का पोर्शन है। जब हम एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करते हैं तो जो एक एक्सटेंशन वर्कर होता है जो गांव में जाकर के गांव के जो लोग हैं उनके साथ वर्क करता है, वहाँ की जो नीड असेसमेंट करता है कि उस पर्टिकुलर विलेज की क्या आवश्यकताएं हैं और उस आवश्यकता के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने प्रोग्राम प्लान करता है। जब भी कोई प्रोग्राम हम प्लान करते हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप्स को ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। प्रोग्राम प्लानिंग होती क्या है, इसके कौन कौन से स्टेप्स है, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मीनिंग, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और एक्सटेंशन एजुकेशन के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, उनके बारे में हम देखेंगे। और एक्सटेंशन एजुकेशन के बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ से जो बेसिक एलिमेंट के क्वेश्चन पहले भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स एंड लर्निंग। कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं एक्सटेंशन के अंदर और लर्निंग क्या होती है, इन सब के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है हम किसी भी माध्यम के द्वारा दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन की प्रोसेस कहते हैं। तो कम्युनिकेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, मीनिंग, प्रोसेस, मॉडल। कौन कौन से मॉडल जो है वो कम्युनिकेशन के होते हैं, यहाँ पर आप शेनन वीवर का मॉडल पढ़ेंगे, इसके अलावा अरस्तु का मॉडल पढ़ेंगे, इसके अलावा और भी मॉडल जो है उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलिमेंट्स एंड बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आ चुका है और बैरियर के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जब कम्युनिकेशन की प्रोसेस चल रही होती है तो कौन कौन से ऐसे बैरियर आ सकते हैं जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि दृश्य श्रव्य जो सामग्री होती है वो क्या होती है, कितने तरह की होती है, इनके क्या एडवांटेज है और क्या लिमिटेशन है, इसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट सेकंड आती है आपके रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज एंड डेफिशिएंसीज। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज होता क्या है, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन उसको पूरे दिन में
कितनी कैलोरी चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितने जो विटामिन चाहिए, चाहे वो विटामिन ए हो, बी हो, सी हो, डी, ई, के, इसके अलावा कितने मिनरल कितनी क्वांटिटी में चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये ICMR द्वारा हमें एक टेबल के माध्यम से दी गई है, यानी कि एक टेबल है, एक आपको सारणी मिलती है और उस सारणी के अंदर ये सारी क्वांटिटी हमें दी गई है। और ये जो RDA टेबल है ये आपको मैं यूट्यूब माध्यम के द्वारा आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, क्योंकि यहाँ से आपके जो एग्ज़ाम के अंदर कई बार दो या 2 से 3 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज जो है वो देखने को मिलती है, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंट सीरियल्स, पल्सेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, एग, मीट एंड फिश। यानी कि जो नेम हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, जिन जिन फूड प्रोडक्ट्स के नेम, चाहे वो सीरियल्स हो, पल्सेज, सीरियल्स के अंदर सारे सीरियल आ जाएंगे, ठीक है, पल्सेज के अंदर सारी पल्सेज आ जाएगी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, मीट एंड फिश, इन सब की जो इम्पोर्टेंट इनमें से जो सीरियल, पल्सेज, वेजिटेबल्स है उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। यानी कि कौन सा ऐसा फूड प्रोडक्ट है जिसके अंदर जो है वो आयरन ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि आयरन रिच फूड। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ऐसे दे दिया जाएगा, इनके अंदर 4 चीज़ें लिख दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इनको लौह तत्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए या फिर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आप तब कर पाएंगे जब आपको इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू पता होगी। नेक्स्ट है सिलेक्शन, परचेज एंड स्टोरेज ऑफ फूड। जब भी हम फूड लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, यानी कि अच्छा जो फूड है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब फूड को हम सिलेक्ट करते हैं। परचेज, किस तरह से हमें परचेज करना है और किस तरह से हमें फूड को स्टोर करके रखना है ताकि वो जल्दी स्पॉइल नहीं हो जाए। नेक्स्ट है फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज क्या होता है, किन कारणों से जो फूड है वो स्पॉइल हो सकता है, उन कारणों के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, यानी कि हर फूड की अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है। शेल्फ लाइफ का मतलब ये होता है कि जैसे मिल्क है, मिल्क 1 या 2 दिन तक जो है वो आराम से चल सकता है, उसके बाद में जो मिल्क है वो खराब हो जाता है। इसी तरह से हम फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, इसी तरह से हम बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो हर एक फूड प्रोडक्ट की अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है, यानी कि कुछ फूड जो होते हैं वो 1-2 दिन से लेकर के 5-7 दिन तक चलते हैं, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कुछ महीनों चलते हैं, और कुछ फूड प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कुछ सालों तक चलते हैं। वो अपनी अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है। तो हम जब फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं, यानी कि भोजन को हम क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक चल सके। फॉर एग्जाम्पल टमाटर की हम क्या बना लेते हैं, सॉस बना लेते हैं, टोमेटो सॉस हम लंबे टाइम तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ों के अचार बनाते हैं, जैसे नींबू का अचार बना लिया, आंवले का अचार बना लिया, या फिर केरी का अचार बना लिया। तो हमने क्या कर दिया, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो था उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं और मेथड कौन कौन से हैं, कौन कौन से तरीकों से हम जो फूड है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है फूड एडल्ट्रेशन। बात आती है फूड एडल्ट्रेशन की, यानी कि भोज्य पदार्थों में मिलावट। आज के टाइम का बहुत ही जो ज्वलंत मुद्दा हम कह सकते हैं, फूड प्रोडक्ट के अंदर जो एडल्ट्रेशन है वो हमें देखने को मिलती है, चाहे वो मिर्च मसाले हो या फिर अन्य जो पैक्ड फूड है उनके अंदर भी काफ़ी मिलावट हमें देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पर क्या क्या देखेंगे कि फूड एडल्ट्रेशन है उसके कारण क्या हो सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन हम उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे और कंट्रोल कैसे करेंगे। और इसके लिए जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कुछ लॉज और स्टैंडर्ड जो है वो बना रखे हैं, और जो पैक्ड फूड होते हैं उन पर जो लेबल लगा होता है उसको हमें अच्छे से रीड करके तभी हमें फूड प्रोडक्ट लेना चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि उस पर्टिकुलर फूड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड की गई है। नेक्स्ट है चेंजिंग ट्रेंड्स इन फूड कंजप्शन, फास्ट फूड एंड जंक फूड। आज के टाइम में जो फूड कंजप्शन है हमारा, यानी कि भोज्य पदार्थ जो हम लेते हैं या हम जो ग्रहण करते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं।
पुराने टाइम में हम जो हमारे घर का बना खाना प्रेफर करते थे, लेकिन आज के टाइम जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसके आधार पर जो बच्चे हैं, जनरली जो सिटीज़ में रहने वाले बच्चे हैं, उनका जो रुझान है वो जो फास्ट फूड है उसकी तरफ ज़्यादा है। वो घर का बना खाना कम पसंद करते हैं। तो फास्ट फूड और जंक फूड जो है वो क्या होते हैं, इनके क्या हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग। मील प्लानिंग क्या होता है और इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। मील प्लानिंग का मतलब है आहार आयोजन, यानी कि हमारी फैमिली के लिए पूरे दिन का जो एक आहार योजना हम बनाते हैं कि मॉर्निंग में क्या बनेगा, इवनिंग में क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें, तो इसको हम कहते हैं मील प्लानिंग। तो मील प्लानिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल्स है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक फैमिली में अलग अलग एज ग्रुप के लोग हमें देखने को मिलते हैं। कोई ऐसी फैमिली है जिसमें मतलब छोटे बच्चे भी होंगे, एडल्ट भी होंगे और बुजुर्ग व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो सबकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, मील प्लानिंग करनी होती है। तो कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। डाइट्स ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस, सेक्स, प्रोफेशन एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। जो डाइट है पर्टिकुलर किसी भी इंडिविजुअल की, वो कौन कौन सी चीज़ों से इफ़ेक्ट होती है, उसके अंदर कौन कौन से जो कारक है वो शामिल होते हैं। एज, सेक्स, प्रोफेशन एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, डाइटरी मैनेजमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट डिजीजेस। डिफरेंट डिफरेंट जो डिजीजेस होती है, चाहे वो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो, यानी कि पेट से संबंधित बीमारियां, लीवर डिजीज हो सकती है, किडनी डिजीज हो सकती है, आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है, यानी कि हार्ट संबंधी जो प्रॉब्लम है, या फिर जो ओबेसिटी है, या फिर अंडर न्यूट्रिशन है। तो अलग अलग जो डिजीजेज है उनके अंदर हम किस तरह से हमारी जो डाइट है उसको मैनेज करेंगे ताकि हमारी जो डिजीज वाली कंडीशन है उसमें सुधार हो सके, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड के अंदर हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रोसेस। इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इवेल्युएशन एंड डिसीजन मेकिंग। यानी कि हम जब बात करते हैं गृह प्रबंध की, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो इसके अंदर मैनेजमेंट प्रोसेस आती है। किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए या हमारे घर को चलाने के लिए भी हमें मैनेजमेंट प्रोसेस जो है उससे गुजरना पड़ता है। किसी भी काम के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। हम पहले प्लानिंग करेंगे, देन हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे एंड इवेल्युएशन करेंगे। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, और इनके सब स्टेप्स जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, किन किन चीज़ों से डिसीजन हमारा प्रभावित हो सकता है, उनके बारे में भी हम यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, टाइम, मनी एंड एनर्जी। हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको हम किस तरह से मैनेज करेंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज को हमें यहाँ पर देखना है, टाइम, मनी और एनर्जी। बात आती है टाइम की। टाइम सबके पास 24 आवर होते हैं। कोई उस 24 आवर का यूटिलाइजेशन इतने अच्छे से करता है कि वो अपना जो भी उसका गोल होता है उसको अचीव कर लेता है। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, तो यहाँ पर आप सब लोग बहुत बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। कुछ आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपने टाइम को इतने अच्छे से वेल मैनेज करते हैं कि वो कम समय में ज़्यादा जो आउटपुट है वो ले सकते हैं। तो जो टाइम मैनेजमेंट है वो किस तरह से करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरह से हम मनी मैनेजमेंट के बारे में और एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट एंड डिजाइन। हम यहाँ पर बात करते हैं आर्ट और डिजाइन के कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं और कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। यहाँ पर जो कला और डिजाइन है उसके तत्व और सिद्धांतों की बात की जा रही है, इसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में एलिमेंट्स और डिजाइन प्रिंसिपल्स में से एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है हाउस प्लानिंग और स्पेस डिजाइनिंग अकॉर्डिंग टू वेरियस एक्टिविटीज़ एंड फैमिली नीड्स। हमारी फैमिली की नीड के अकॉर्डिंग, हमारी फैमिली की आवश्यकता के अकॉर्डिंग और हमारी जो फैमिली मेंबर्स की जो एक्टिविटीज़ होती है उनके अकॉर्डिंग हम किस तरह से हमारे पास जो अवेलेबल जो स्पेस है उसको यूटिलाइज करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एंड
लीगल कंसिडरेशन फॉर हाउसिंग। हम जब मकान बनाते हैं तो कुछ हमें नियम जो है हमारी सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनको हमें ध्यान में रखना होता है। तो वो कौन कौन से ऐसे लीगल कंसिडरेशन हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और उनको ध्यान में रखते हुए हमारा जो मकान है उसको बनाना है, कौन कौन से नियम हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है इंटीरियर डिजाइनिंग। इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होता है, इसमें कैरियर ऑप्शंस किस तरह के आपको देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट है कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है, यानी कि उपभोक्ता, जो भी सेवा या किसी वस्तु का यूज करता है, उसका उपयोग करता है, वो क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। तो उपभोक्ता की डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, उपभोक्ता के कौन कौन से राइट्स है, एड्स एंड प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता के लिए कौन से प्रोटेक्शन एक्ट बने हुए हैं, उनमें कौन से अमेंडमेंट हो चुके हैं, यानी कि उनमें कौन से संशोधन हो चुके हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है विल्स एंड ट्रस्ट। नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली के फंक्शंस क्या क्या है, फैमिली के कितने तरह की होती है और फैमिली लाइफ साइकिल्स की स्टेजेस कौन कौन सी है उनके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट आपके आता है यूनिट 4, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, क्लासिफिकेशन, कोजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। बात आती है स्पेशल नीड चिल्ड्रन होते कौन से हैं, वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जिनको नॉर्मल बच्चों की बजाय अन्य आवश्यकताएं होती है। जैसे मान लो किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, किसी का एक पैर काम नहीं कर रहा है, किसी को कम दिखाई देता है, किसी को कम सुनाई देता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो किस में आते हैं, स्पेशल नीड चिल्ड्रन के अंदर उनको कंसीडर किया गया है। यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, कौन कौन सी कैटेगरी के बच्चे होते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं इनके स्पेशल नीड होने के और इनकी विशेषताएं क्या होती है। नेक्स्ट है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। जो स्पेशल नीड बच्चे होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें उनका आइडेंटिफिकेशन करना है, उनका ट्रीटमेंट करना है और उनका जो पर्टिकुलर उस जो भी उनमें कोई डिसेबिलिटी है उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है वो भी हम कर सकते हैं और उनका रिहेबिलिटेशन भी हमें करना है। तो किस तरह से ये सारी चीज़ें करेंगे इनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर बात आती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की। जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं उससे पहले वाली जो स्टेज, यानी कि प्री स्कूलर्स, क्या कह सकते हैं हम इनको, प्री स्कूलर। जो प्री स्कूलर बच्चे होते हैं उनके लिए जो एजुकेशन सेंटर है वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह से हम उनको एजुकेशन दे सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट ऑफ न्यू बॉर्न इन इंडिया। हमारे भारत देश के अंदर एक जो नवजात शिशु होता है उसका नॉर्मल वजन कितना होता है, उसकी जो नॉर्मल हाइट है वो कितनी होती है, उसके बालों का रंग, उसके आँखों का रंग, ये सारे जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है वो यहाँ पर जो है वो लिए जाते हैं, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस। तो ये सारे जो नॉर्मल रेंज है वो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। पहले भी पूछा जा चुका है कि WHO के अकॉर्डिंग जो भारत में पैदा होने वाला जो बच्चा होता है उसका नॉर्मल एवरेज वेट कितना होता है, ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है एडोलसेंस, फिजिकल, मोटर, जेनाइटल, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेजेस एंड प्रॉब्लम। जो एडोलसेंट एज होती है वो हमारी लाइफ की एक, हम यूँ कह सकते हैं कि एक संक्रमण काल इसको कहा गया है, क्योंकि ये इस काल में बच्चा ना ही तो वो बच्चा रहता है और ना ही वो युवा होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, संक्रमण काल कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो एडोलसेंट को फेस करनी पड़ती है। उन सारी चीज़ों के बारे में और कौन कौन से डेवलपमेंट किस तरह से होते हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मैरिज। मैरिज का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कितने तरह की मैरिजेज हमारे भारत देश में देखने को मिलती है और मैरिज के फंक्शन क्या है और कौन कौन से फैक्टर है जो मेट सिलेक्शन को प्रभावित करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। यूनिट 5 के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वीव्स एंड अदर मेथड ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो बुनाई है उसके कौन कौन से मेथड हो सकते हैं उनके बारे में। अपीयरेंस, ड्यूरेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ गारमेंट, गारमेंट की अपीयरेंस, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, उसकी मेंटेनेंस किस तरह से करेंगे, इसके बारे में।
नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनिशेज। फिनिशेज क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या है, डिफरेंट वो हम पहले देख चुके हैं, पहले वाला जो पोर्शन था, लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग टाइप की जो फिनिशेज है उनके बारे में बात करेंगे कि फिनिशेज जो है उनको कितने भागों में बांटा गया है और कौन सी फिनिशेज का क्या काम होता है उसके बारे में देखेंगे। सिलेक्शन, केयर एंड स्टोरेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ इंक्लूडिंग रेडीमेड गारमेंट। हमारे जो डिफरेंट क्लॉथ्स होते हैं उनको किस तरह से हम सिलेक्ट करें, किस तरह से उनकी केयर करें, किस तरह से उनको स्टोर करें। यहाँ पर क्लॉथ के साथ साथ जो हमारे रेडीमेड गारमेंट्स है उनको भी हमें यहाँ पर इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथिंग, सोशल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्लोथिंग। जो वस्त्र है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में उसको देखना है, और जो वस्त्र है उनका सामाजिक और जो साइकोलॉजिकल है एस्पेक्ट क्या होता है उसके बारे में भी हमें यहाँ देखना है। फंक्शंस ऑफ क्लोथिंग, कंस्ट्रक्शन, ड्राफ्टिंग एंड मेकिंग ऑफ पेपर पैटर्न। जब भी हम बात करते हैं कपड़ों की, तो जब हम फैब्रिक लेकर के आते हैं और उसकी जब हम सिलाई करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग बनाते हैं, देन हम पेपर पैटर्न बनाते हैं। यानी कि हम जो हमारे बॉडी के मेजरमेंट लेने के बाद में एक ब्राउन पेपर के ऊपर पैटर्न बनाते हैं उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो किस तरह से हम ड्राफ्टिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसके क्या फंक्शंस होते हैं। देन हम देखेंगे बॉडी मेजरमेंट। बॉडी मेजरमेंट जो है वो किस तरह से लिया जाता है और बॉडी मेजरमेंट का हमारे जो टाइप्स ऑफ गारमेंट है उनके साथ क्या संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक कटिंग, जब हम ड्राफ्टिंग बना लेंगे उसके बाद में हम क्या करेंगे, फैब्रिक की कटिंग करेंगे, और फैब्रिक की कटिंग करेंगे तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, लेआउट करना, पिनिंग करना, मार्किंग करना और कटिंग करना। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो स्टेप्स वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स फॉर टोडलर, एडोलसेंट, मेन एंड वीमेन। अलग अलग एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए हम कपड़ों का सिलेक्शन किस तरह से करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। सिलेक्शन एंड बाइंग फैब्रिक्स फॉर वेरियस यूजर्स, अलग अलग यूजर्स के लिए हम किस तरह से कपड़ों को सिलेक्ट करेंगे और बाई करेंगे। एलिमेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन इन क्लोथिंग, क्लोथिंग के अंदर हम एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स को किस तरह से इंक्लूड करेंगे, यानी कि हमारे जो डिजाइन के प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स है वो हमारे फैब्रिक के लिए किस तरह से काम करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया, हमारे भारत देश के जो परंपरागत वस्त्र है उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से एरिया के, कौन कौन से पर्टिकुलर स्टेट के कौन कौन से जो टेक्सटाइल फैब्रिक जो है वो फेमस है उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। अब तक का जो पोर्शन था वो ग्रेजुएशन लेवल का था, अब है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। यहाँ पर यूनिट जो फर्स्ट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इसके क्या प्रिंसिपल्स है और क्या फंक्शंस है, कौन कौन से सिद्धांत और कौन कौन से कार्य होते हैं हमारे एक्सटेंशन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के। देन एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ होम स्टेड टेक्नोलॉजीज, प्रोसेस, एट्रीब्यूट, एलिमेंट्स, एडॉप्टर कैटेगरीज और लीडरशिप। एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन प्रोसेस जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो एडॉप्शन की अलग अलग कैटेगरीज है उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से जो एडॉप्शन की कैटेगरीज है यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग एक्सटेंशन अप्रोचेज, RRA, PRA, PLA। जब भी हम बात करते हैं कि जो एक एक्सटेंशन वर्कर होता है वो विलेज में जाकर के अपने प्रोग्राम जो है वो चलाता है, किस तरह से जो गांव के लोग हैं उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो अपने प्रोग्राम को सक्सेस करने में करना है, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन कौन सी अप्रोचेज है जिनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, तो वो है हमारे पास RRA, PRA एंड PLA। नेक्स्ट है वीमेन एम्पावरमेंट, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, वेज एंड स्कीम्स। हमारे भारत देश जो है उसकी जो सरकार है, हमारे राजस्थान की जो सरकार है वो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन कौन सी स्कीम्स चलाती है उनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। कौन सी स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है, कब वो स्कीम हमारे पास आई है, कब वो लागू हुई है, कौन कौन सी चीज़ों का इसमें ध्यान रखा गया है, इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ देखना है। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, जो ग्रामीण विकास है उसके लिए हमारे भारत देश में कौन कौन से जो प्रोग्राम्स है वो चलाए गए हैं उनके बारे में देखना है। रोल ऑफ KVK, ICAR, SAUs एंड NGOs इन रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण विकास है उसके लिए हमारे जो KVK हैं, KVK कृषि विज्ञान केंद्र, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ICR यानी कि
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये हमारे एग्रीकल्चर की जो सर्वोच्च संस्था है हमारे देश की, वो किस तरह से काम कर रही है। एसएयूज, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, जो हमारे स्टेट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो हम किस तरह से रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। देन एनजीओज, हमारे जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, उन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है यूनिट सेकंड, जिसमें आता है आपके डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन्हांसिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। किसी भी फूड की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको इन्हांस कैसे कर सकते हैं, उसके कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं फोर्टिफिकेशन की, बात करते हैं एनरिचमेंट की, बात करते हैं सप्लीमेंटेशन की, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बीएमआर क्या है, इसको कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं। एचडीए क्या है, बीएमआई क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट। मेजर न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। तो इनके जो ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट है, इनका डाइजेशन, इनका एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन जो है वो हमें पढ़ना है। यहाँ पर कौन कौन से जो एंजाइम है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है, कौन कौन से जो ऑर्गन है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इन सारी चीज़ों को हमें डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, न्यूट्रास्यूटिकल्स और ऑर्गेनिक फूड, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक फूड। इनके बारे में भी हमें पढ़ना है, किस तरह से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है आज के टाइम में जो चल रहे हैं, तो इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, होते क्या हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए इनके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिक फूड, इसी तरह से प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। ये जो है हमारी गट हेल्थ को हेल्दी रखने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, तो कौन सी चीज़ों में ये पाए जाते हैं, किस तरह से ये अपना वर्क करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है योगा एंड जीआईटी हेल्थ। हमारी जो गट हेल्थ है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की जो हेल्थ है, उसका योगा के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट बात आती है न्यूट्रिशन पॉलिसी इन इंडिया। भारत देश की जो न्यूट्रिशन पॉलिसी है वो क्या है, कब आई और इसके कौन क्या ऑब्जेक्टिव है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन क्या होता है और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, इसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। कॉन्सेप्ट, टाइप एंड हेल्थ इम्प्लीकेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। यहाँ पर जो कम्युनिटी हेल्थ और न्यूट्रिशन है उसके अंदर जो उसके क्या क्या टाइप हो सकते हैं उसके बारे में हमें देखना है, और कौन कौन से हेल्थ इम्प्लीकेशन हो सकते हैं उसके बारे में भी हमें यहाँ पर डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी। पर्टिकुलर कम्युनिटी की न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। न्यूट्रिशनल स्टेटस असेसमेंट एंड सर्वेलांस। न्यूट्रिशनल स्टेटस होता क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ, कौन कौन से मेथड काम में लिए जाते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। भारत देश के अंदर न्यूट्रिशन से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो चलाए जा रहे हैं, वो सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर पढ़ने हैं। नेक्स्ट यूनिट थर्ड के अंदर आता है आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स वर्किंग फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन हैं उनके लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो रन किए जा रहे हैं, उनके बारे में पढ़ना है। थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें आपको पढ़नी है जीन पियाजे की थ्योरी जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, और पढ़नी है आपको फ्राइड की थ्योरी जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी है, इसके बारे में देखना है। नेक्स्ट है नीड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग एट ईच लाइफ स्पान स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। हमारा जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, हमने पहले ही देखा कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तब से लेकर के व्यक्ति की जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। तो हम जो डिफरेंट लाइफ स्टेजेज डेवलपमेंट के जो चलते हैं, उन स्टेजेज में हमें गाइडेंस और काउंसलिंग की क्या ज़रूरत होती है उसके बारे में पढ़ना है। मैरिटल एडजस्टमेंट क्या है, यानी कि वैवाहिक समायोजन जिसको हम बोल सकते हैं, कौन कौन से लीगल एस्पेक्ट्स है हमारे यहाँ पर मैरिज को लेकर के। मदर और फादर का क्या रोल है फैमिली में, फैमिली के फंक्शन क्या होते हैं, चाहे वो हमारी ट्रेडिशनल फैमिली हो या फिर मॉडर्न फैमिली हो, तो फैमिली के कुछ फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है।
फैक्टर्स अफेक्टिंग फैमिली फंक्शन, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी फैमिली फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत देश के अंदर फैमिली वेलफेयर के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट के हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हो, कौन कौन से जो प्रोग्राम है या कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रहे हैं। पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड इम्पैक्ट ऑफ दीज स्टाइल्स ऑन चिल्ड्रन। पेरेंटिंग स्टाइल क्या होती है, यानी कि जब बच्चे होते हैं तो बच्चों का पालन पोषण माता पिता द्वारा किया जाता है, तो बच्चों का जो पालन पोषण है उस दौरान कौन सी विधियां जो है वो अपनाई जाती है। तो यहाँ पर जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसके बारे में हम देखेंगे। 4 तरह की पेरेंटिंग स्टाइल हमारे यहाँ पर बताई हुई है और इनका क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, और उन पेरेंटिंग स्टाइल का बच्चों पर क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। फैमिली प्लानिंग मेजर्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फैमिली प्लानिंग मेजर्स कौन कौन से होते हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है और क्यों जरूरी है, इसके बारे में पढ़ना है। फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर आपको पढ़ना है डिसीजन मेकिंग, इसके टाइप्स क्या है और प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेजिडेंशियल प्लानिंग। रेजिडेंशियल प्लानिंग को कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। जब भी हम कहीं पर रहने के लिए विचार बनाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है जिसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर रहना उचित है या यहाँ पर रहना उचित है। नेक्स्ट है किचन, हमारी जो रसोई है कितने तरह की होती है। और स्टोरेज अर्गोनॉमिक्स क्या है। अर्गोनॉमिक्स एक जो टर्म है आजकल काफ़ी यूज में आ रही है, ये वैसे तो इंजीनियरिंग की टर्म है लेकिन होम साइंस में ये काफ़ी यूज में आ रही है। तो अर्गोनॉमिक्स के बारे में हमें देखना है कि किचन के अंदर जब हम सामान को या जो भी बर्तन हैं उनको स्टोर करते हैं तो उसमें अर्गोनॉमिक्स किस तरह से हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है इल्यूमिनेशन, पर्पज एंड टाइप्स क्या है। लाइटिंग क्या है, लाइटिंग कितने टाइप्स की है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड ग्लेयर। फिक्सचर्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से हमें फिक्सचर्स को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है सिलेक्शन एंड टाइप्स ऑफ फर्नीचर एंड फर्निशिंग। जब भी हम घर की बात करते हैं, जब हम घर बनाने की बात करते हैं तो उस घर के अंदर हमारा जो फर्नीचर और फर्निशिंग है वो किस तरह की होगी उसको हमें ध्यान में रखना है। वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या है, हमने बात करी थी अर्गोनॉमिक्स की, तो अर्गोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, यानी कि अर्गोनॉमिक्स का हमारे घर की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है उनमें क्या रोल है उसको हमें पढ़ना है यहाँ पर। इसके बाद में फटीग यानी कि थकान क्या है, कितने तरह की होती है और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे थकान को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है वर्क फिजियोलॉजी। वर्क फिजियोलॉजी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ वर्क स्टैटिक एंड डायनेमिक, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग एनवायरनमेंट, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट 5। यूनिट 5 के अंदर हमें पढ़ना है फैशन टर्मिनोलॉजी, जिसके अंदर सोर्सेज, फैशन साइकिल एंड सीजन के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि फैशन से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ेंगे। कौन कौन से सोर्सेज है, फैशन साइकिल क्या है, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फैक्टर्स फैक्टर्स फेवरिंग ऑफ फैशन साइकिल एंड सीजन, कंज्यूमर डिमांड एंड फैशन मार्केटिंग एंड फैशन चेंजेस, यानी कि यहाँ पर हमें पढ़ना है कि जो फैशन साइकिल है उसको कौन कौन से जो फैक्टर है उसके फेवर में होते हैं उसके बारे में हमें देखना है। सीजन क्या है, कंज्यूमर डिमांड क्या है, फैशन मार्केटिंग क्या है और फैशन चेंज क्या है। नेक्स्ट है पेपर पैटर्न, जिसके अंदर हमने ड्राफ्टिंग को देखा था, तो यहाँ पर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक डिजाइनिंग क्या है इसके बारे में। रेडीमेड गारमेंट्स नीड एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो रेडीमेड गारमेंट है उनकी ज़रूरत क्यों है और कौन कौन से सिलेक्शन क्राइटेरिया रेडीमेड गारमेंट्स के होने चाहिए। नेक्स्ट है फ्यूचर ट्रेंड इन फैशन टेक्नोलॉजी, जो फैशन टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट उसके जो फ्यूचर ट्रेंड्स है वो क्या हो सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया, भारत देश की जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है, जो परंपरागत जो कढ़ाइयाँ हैं उनके बारे में हम देखेंगे। कौन से स्टेट की, कौन से पर्टिकुलर एरिया की जो कढ़ाइयाँ हैं, कौन सी कढ़ाई है वो फेमस है। नेक्स्ट है लूम्स, टाइप्स एंड इट्स पार्ट। लूम हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब हम फैब्रिक जिस हम फ्रेम पे बनाते हैं उस फ्रेम को हम क्या कहते हैं, लूम कहते हैं टेक्सटाइल के लैंग्वेज में। तो लूम क्या होता है, कितने तरह का होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। डाइज एंड देयर इफेक्ट,
डाई क्या है, कौन कौन से तरीके की डाई होती है और इनका इफेक्ट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है पार्ट 4। अब तक हमने देखा पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसका सिलेबस हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। और पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की जो क्लासेज है वो आपको जो यूट्यूब चैनल प्रोफेसर ममता बिश्नोई है उस पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसके बाद में जो पार्ट 4 है उसमें आता है आपके पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। यहाँ पर पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंदर आपके है कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, वेरियस वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। टीचिंग मॉडल कौन कौन से हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर एंड इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल्स, नॉन डायरेक्टिव मॉडल्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखना है। प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग, टीचिंग के दौरान कौन कौन से जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उनको यूज किया जाता है, उनको प्रिपेयर किया जाता है, उसके बारे में देखना है। और कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट है यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। यहाँ पर आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ ICT एंड डिजिटल लर्निंग, यानी कि ICT क्या है, इसके क्या कॉन्सेप्ट है, डिजिटल लर्निंग क्या है, इसके बारे में आप पढ़ोगे। ई लर्निंग एंड वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, इसके बारे में आपको देखना है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड इन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। टोटल आपका जो ये पेपर है ये इसके अंदर आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से आएंगे। पहले जो पुराना जो पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग इस पार्ट से 30 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब ये वाला क्राइटेरिया जो है इसको हटा दिया गया है। अब जो क्वेश्चन है वो हो सकता है 2-4 आगे पीछे हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है 25, 26, 27 या फिर 32 इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन है 120 के अराउंड वो आपको इन 3 पार्ट से देखने को मिलेंगे। ये जो पोर्शन है इसकी आपको बहुत अच्छे से तैयारी जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको करवा दी जाएगी। तो स्टूडेंट जुड़ना ना भूलें प्रोफेसर ममता बिश्नोई यूट्यूब चैनल के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है, टेलीग्राम पर जो आपको पेज बना हुआ है, लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का पेज का लिंक वो भी आपको यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप जो टेलीग्राम चैनल है और जो इंस्टाग्राम का पेज है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़ना ना भूलें यूट्यूब चैनल के माध्यम से। थैंक यू।